यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। So from today we are going to start with the most awaited lecture, that is the revision lecture for the May and November 2020 एग्जाम के लिए। अमेंडमेंट जो भी है उसके लिए सेपरेट लेक्चर आएंगे, लेकिन रिवीजन लेक्चर के साथ साथ में जो भी अमेंडमेंट है वो ऑब्वियसली कवर होते जाएंगे। हमेशा मैं स्टार्ट करता हूं रिवीजन लेक्चर कैपिटल गेन टैक्स रेट से, लेकिन इस बार मैं रिवीजन लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूं पीजीबीपी से, बिकॉज पीजीबीपी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, और पीजीबीपी आपके एग्जाम में कवर करने वाला है अप्रोक्स 20 मार्क्स के करीब। सो ये टॉपिक को अच्छे से आपको रिवाइज करना है, आपका पूरा ध्यान यहां पे होना चाहिए, और ये आने वाला 1-1.5 घंटा है, उस 1 और 1.5 आवर्स में अपन क्या करेंगे, पूरा पीजीबीपी है उसको अपन रिवाइज कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं पीजीबीपी। सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन 28 ये बोलती है कि सर कौन सी इनकम है जो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। सबसे पहला, एनी प्रॉफिट और gain arising from business or profession carried on by associate any time during the previous year shall be taxable under the head PGBP। उसके बाद एक चीज समझना, अगर आपको एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में कोई भी सब्सिडी मिलती है, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिलता है, या एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, या फिर एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आपको कोई इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस मिला था और वो इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस किसी को आप सेल कर देते हो, उससे जो इनकम होती है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो देखो मैंने क्या बोला, एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में अगर आपको कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिलता है टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, या एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, या इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस को आप सेल कर देते हो और उससे जो इनकम होती है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक बात समझना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक की जगह एक डीईपीबी और डीएफआरसी का कंसेप्ट आता है। डीईपीबी का मतलब होता है ड्यूटी एग्जेम्पशन पासबुक, एंड डीएफआरसी का मतलब होता है ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट। लेकिन ये आजकल है, ये बंद हो गया, आजकल ऐसा मिलता नहीं। बट अगर मान लो आपको डीईपीबी मिला या डीएफआरसी मिला, और वो डीईपीबी डीएफआरसी आपने किसी को बेचा, उससे जो इनकम होती है दैट विल आल्सो बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक चीज समझना, पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से अगर रेम्यूनरेशन मिलता है, मीन सैलरी कमीशन बोनस मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। एक चीज ध्यान रखना, पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट मिलता है, that interest will also be taxable under the head PGBP। इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट भी आपके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई पैसा मिलता है, अब एक चीज समझना, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा एम्प्लॉयर को मिलता है टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, एम्प्लॉय को मिलता है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप है टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। और अगर मान लो एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है और आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई पैसा मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। एक और चीज समझना, अगर आपको बिजनेस प्रोफेशन की वजह से कोई भी गिफ्ट मिलता है, कोई भी परक्यूजिट मिलता है, बेनिफिट मिलता है, वेदर इट इज कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो कोई भी गिफ्ट है, बेनिफिट है, परक्यूजिट है, दैट इज ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। उसके बाद एक चीज समझना, अगर आपको नॉन कंप्लीट फीस मिलती है, नॉन कंप्लीट फीस का मतलब होता है कुछ ना करने के लिए पैसा मिलता है, मींस नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके लिए आपको कुछ पैसा मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। या फिर आप किसी के साथ में जो भी पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, वो किसी के साथ और शेयर नहीं करोगे, मींस नॉन शेयरिंग ऑफ एनी ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, डिजाइन, फॉर्मूला, उसके लिए अगर आपको कोई पैसा मिलता है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो इन दोनों को मैं नॉन कंप्लीट फीस बोलूंगा। एक तो कुछ बिजनेस वगैरह, बिजनेस प्रोफेशन ना करने के लिए आपको पैसा मिलता है, या फिर आपके पास कोई भी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, डिजाइन, फॉर्मूला है, वो किसी और के साथ आप शेयर नहीं करोगे, उसके लिए आपको कोई पैसा मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक और चीज समझना, अगर आपका कोई भी कैपिटल असेट था और कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है तो कैपिटल गेन में टैक्स लग जाता है, लेकिन अगर स्टॉक इन ट्रेड है और वो स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल असेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो जिस दिन कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन की डेट का जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो मैंने क्या बोला, स्टॉक इन ट्रेड का कन्वर्जन अगर कैपिटल असेट में होता है तो कैपिटल असेट में जिस डेट को कन्वर्ट हुआ उस दिन का जो एफएमवी रहेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। उसके बाद एक और चीज समझना, अगर मान लो कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन होता है, तो उससे जो भी इनकम होगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ये वाली जो इनकम है वो तुम्हारे पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। अब एक और चीज समझना, पीजीबीपी में एक चीज ध्यान रखना, स्पेक्युलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस को सेपरेट बिजनेस ट्रीट करोगे, उनको आप एक साथ में नहीं, आपको अलग अलग बिजनेस ट्रीट करना है, स्पेक्युलेटिव, नॉन स्पेक्युलेटिव। ऐसा इसके लिए बिकॉज स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस होते हैं वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेटअप होते हैं, एंड स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेस है दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड ओनली फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्युलेटिव बिजनेस? स्पेक्युलेटिव बिजनेस का मतलब होता है ऐसा बिजनेस जिसमें डिलीवरी नहीं होती, ऐसा बिजनेस जिसमें सेटलमेंट होता है विदाउट द डिलीवरी नहीं होती, दैट इज कॉल्ड स्पेक्युलेटिव बिजनेस। लेकिन बेटा एक चीज समझना, 4 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो आपको लगेंगे स्पेक्युलेटिव लेकिन वो स्पेक्युलेटिव नहीं है।
There are four transactions that will be looks like a speculative but it is not a speculative transaction. सबसे पहला, अगर आप कोई hedging contract लेते हो, hedging contract related to raw material या फिर merchandise और तुम्हारा stock and shares means आपका hedging contract है, that will not be treated as the speculative transaction. दूसरा, अगर आप forward contract लेते हो. तीसरा, अगर आप मान लो डेरिवेटिव में काम करते हो, अगर आप डेरिवेटिव करते हो थ्रू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, डेरिवेटिव इन शेयर्स एंड सिक्योरिटी या डेरिवेटिव इन द कमोडिटी, एमसीएक्स में अगर आप डेरिवेटिव के ट्रांजैक्शन करते हो तो भी स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं माने जाएंगे. लेकिन एक चीज समझना, कमोडिटी के केस में कंडीशन है कि वहां पे आपका सीटीटी पे होना चाहिए. कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो पे होना चाहिए. लेकिन एक चीज समझना, एग्रीकल्चर कमोडिटी में सीटीटी पे नहीं होता. तो क्वेश्चन ये आता है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी के ट्रांजैक्शन क्या स्पेक्युलेटिव हो जाएंगे? आंसर इज नो. लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके ये क्लेरिफाई किया कि स्पेक्युलेटिव में नहीं आएगा. एग्रीकल्चर कमोडिटी है वो भी तुम्हारा स्पेक्युलेटिव में नहीं आएगा अगर आप एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स में आप अगर मान लो ट्रांजैक्शन करते हो. तो देखो मैंने क्या बोले, देखो चार ट्रांजैक्शन ऐसे है. पहली चीज स्पेक्युलेटिव मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जहां एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती. एग्जांपल के लिए आप ले लो इंट्राडे. जो भी इंट्राडे के ट्रांजैक्शन होते हैं उसको अपन स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन बोलते हैं. तो अगर इंट्राडे वगैरह है दैट इज द स्पेक्युलेटिव. लेकिन चार ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो स्पेक्युलेटिव नहीं माने जाएंगे. जैसा लगेगा स्पेक्युलेटिव पर स्पेक्युलेटिव नहीं माना जाएगा. सबसे पहला, अगर आपका हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट है. दूसरा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तीसरा, तुम्हारा ट्रेडिंग इन द डेरिवेटिव्स ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी एंड उसके बाद ट्रेडिंग इन द कमोडिटी डेरिवेटिव्स है, वो तुम्हारा स्पेक्युलेटिव नहीं माना जाएगा. अब एक चीज समझना, सेक्शन 29 ये बोलती है हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी का इनकम. तो पीजीबीपी का इनकम निकालने के लिए कोई बात नहीं, सेक्शन 30 to 43D को फॉलो करो, यू विल गेट द पीजीबीपी का इनकम. वो मत फॉलो कर लेंगे. नाउ सेक्शन 30 से लेके 37 तक की सेक्शन है वो ये बोलती है कि पीएनडल के डेबिट में कौन कौन से खर्चे अलाउ होते हैं. पीएनडल के डेबिट में कौन कौन से खर्चे अलाउ होते हैं. सबसे पहली सेक्शन 30 ये बोलती है रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग. क्या बोला? रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग. और बिल्डिंग वो वाली जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज होती है. रेंट अगर ओनर ने खुद को पे कर नहीं सकता तो रेंट है वो ओनर को ऑब्वियसली अलाउ नहीं होगा. बट अगर आप बिल्डिंग के टेनेंट हो तो आपको रेंट अलाउ हो जाएगा. रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस एंड रिपेयर है वो ओनर है या टेनेंट है दोनों को अलाउ होगा. लेकिन रिपेयर में ध्यान रखना, करंट रिपेयर जो रेवेन्यू रिपेयर होता है वही अलाउ होता है. कैपिटल रिपेयर अलाउ नहीं होता क्योंकि कैपिटल रिपेयर है वो तुम्हारी असेट की कॉस्ट में जुड़ जाता है. उसके बाद सेक्शन 31 ये बोलती है इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर. अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का इंश्योरेंस एंड रिपेयर करवाया आपको डिडक्शन मिल जाएगा. रिपेयर में वही करंट रिपेयर है तो अलाउ होगा. तो इंश्योरेंस एंड रिपेयर है वो आपको अलाउ होगा. ओनर ने पे किया तो भी अलाउ, टेनेंट ने पे किया तो भी अलाउ. लेकिन क्वेश्चन ये आता है क्या रेंट भी अलाउ हो जाएगा? यानी आंसर इज यस, रेंट भी अलाउ हो जाएगा. यहां पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन ड्यू टू सेक्शन 37 जो है, अगर आप प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर रेंट पे लेते हो तो रेंट भी आपको अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. अब एक और चीज समझना, बिल्डिंग के केस में वगैरह अगर टेनेंट ने कैपिटल रिपेयर करवाया, तो क्या करेंगे? क्या टेनेंट ने कैपिटल रिपेयर करवाया वो सीधा पीएनडल के डेबिट में डाल देंगे? आंसर इज नो. टेनेंट ने कैपिटल रिपेयर करवाया तो भी उसको कैपिटलाइज करेंगे टेनेंट की बुक में और उसको डीम्ड बिल्डिंग बनाया जाएगा और डीम्ड बिल्डिंग पे टेनेंट है वो डेप्रिसिएशन क्लेम करता रहेगा. आफ्टर दैट सेक्शन 32 इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन. अब एक चीज समझना, डेप्रिसिएशन आपको अलाउ तब होगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए. पहली कंडीशन ये है कि आप असेट के ओनर होने चाहिए करके, ठीक है. और दूसरी कंडीशन वो असेट बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होनी चाहिए. ओनर का मतलब क्या होता है सर? बेनिफिशियल ओनर या रजिस्टर्ड ओनर? आंसर इज बेनिफिशियल ओनर. एज पर द मैसूर मिनरल्स के केस लॉ में बोला था आप बेनिफिशियल ओनर हो, आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो, रजिस्टर्ड ओनर होने की जरूरत नहीं है. अब एक और चीज समझना, आप किसी असेट के पार्ट ओनर हो तो भी क्या डेप्रिसिएशन आपको पार्ट पे मिलेगा? आंसर इज यस. पार्ट ओनर हो तो पार्ट वाले पार्ट पे आपको डेप्रिसिएशन है वो मिल जाएगा. अब एक और चीज समझना, लीज के केस में डेप्रिसिएशन कौन लेगा? अब अकाउंट्स तो क्या कहता है आपको, लीज के केस में इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज है वो लेसर लेगा, फाइनेंसिंग में लेस ही लेगा. लेकिन अकाउंट गोज टू बाय ऑयल फॉर द पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स. मींस अकाउंट है उसको दिमाग से हटा होते लेने का अकाउंट आपको देखना है इनकम टैक्स में. इनकम टैक्स में इन केस ऑफ लीज है वो डेप्रिसिएशन हमेशा लेसर लेता है, लेस ही नहीं लेगा, हमेशा लेसर लेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर लेसी को डेप्रिसिएशन दे दिया तो लेसी क्या करेगा कि भैया वहां पे जो लीज रेंट भी डिडक्शन ले लेगा और डेप्रिसिएशन भी ले लेगा, डबल डिडक्शन ले लेगा. दैट्स व्हाई लेसर है वो ऑलवेज डेप्रिसिएशन क्लेम करता है. अब एक और चीज समझना, हायर परचेज के केस में आप ओनर बनते हो, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो तब बनते हो. लेकिन एक चीज समझना, आप डेप्रिसिएशन इनिशियल पीरियड से ले सकते हो. मींस स्टार्टिंग से आप डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब एक और चीज समझना, असेट का यूज होना चाहिए तो ही आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा. यूज का मतलब एक्टिव यूज या पैसिव यूज? आंसर इज दोनों चलेगा. अगर एक्टिव यूज है या पैसिव यूज है दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. एक और चीज समझना, डेप्रिसिएशन आपको तभी मिलेगा जब असेट एक्चुअली पुट टू यूज होगी, ना कि रेडी टू यूज. तो पुट टू यूज होगा तभी से आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, रेडी टू यूज से डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. अब एक बात समझना, असेट कितने क्लास की होती है? तो मैं बता दूं डेप्रिशिएबल असेट 4 क्लास की होती है.
सबसे पहला बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल एसेट एंड प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल एसेट एंड प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग का मतलब जिसको देख के आपको लगता है बिल्डिंग है वो बिल्डिंग है, लेकिन ध्यान रखना टेंपल्स जो होते हैं वो भी बिल्डिंग में आ जाएंगे। जो फैक्ट्री में रोड बनती है वो भी तुम्हारे बिल्डिंग में आ जाएगी। फर्नीचर में जो भी तुम्हारी वायरिंग होती है, फिक्चर्स होता है, दैट विल बी कवर्ड इन द फर्नीचर। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट में एक चीज ध्यान रखना, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन गुडविल जो आपने परचेज की हुई है वो भी तुम्हारे किस में, इंटेंजिबल एसेट में आ जाएगी। और प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में क्या आएगा, जो बच गया वो तुम्हारे प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि प्लांट एंड मशीनरी से कुछ चीजें स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रखी है। एक तो एनिमल्स, एनिमल्स है वो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएंगे, टी बुशेस है वो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएंगे करके, ठीक है। एंड फर्नीचर है एंड बिल्डिंग है वो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएगी। तो जो भी एनिमल्स है वो तुम्हारे प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएंगे, टी बुशेस प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएंगे, एंड बिल्डिंग फर्नीचर है वो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएगी। लेकिन एक चीज समझना, बुक्स है वो प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगी, सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं डॉक्टर के पास वो भी तुम्हारे प्लांट एंड मशीनरी में आ जाती है। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है सर हम कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दो मेथड होते हैं, एक डब्ल्यूडीवी एक एसएल में। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप पावर जनरेटिंग और पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट हो, मींस यू आर एंगेज्ड इन द पावर जनरेशन और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, तो आप एसएलएम डब्ल्यूडीवी दोनों में से कोई भी ले सकते हो। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं उनको कौन सा मेथड लेना पड़ेगा, डब्ल्यूडीवी मेथड लेना पड़ेगा। उनको कौन सा मेथड लेना पड़ेगा, डब्ल्यूडीवी मेथड है वो लेना पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि सर डब्ल्यूडीवी मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहती है, डेप्रिसिएशन की रेट क्या रहती है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बिल्डिंग के केस में, बिल्डिंग अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है 5% की रेट से, रेसिडेंशियल बिल्डिंग जैसे अपने बिजनेस में बहुत बार एम्प्लॉइज के लिए क्वार्टर वगैरह बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग 5%, अदर बिल्डिंग 10%, टेम्पररी बिल्डिंग 40%। उसके बाद अगर फर्नीचर एंड फिटिंग्स की बात करूं तो 10%। प्लांट एंड मशीनरी में एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहली चीज मोटर व्हीकल, यहां पे अमेंडमेंट है ध्यान रखना। मोटर व्हीकल के केस में डेप्रिसिएशन की रेट क्या है, तो मोटर व्हीकल अगर नॉर्मल है, जैसे मेरी कार है जो बिजनेस में यूज होती है, उस पे 15%। लेकिन अगर मोटर व्हीकल हायरिंग बिजनेस के लिए यूज होता है तो उस पे 30%। मींस नॉर्मल जो मोटर व्हीकल है उस पे 15%, बट हायरिंग बिजनेस में यूज होता है, जैसे ओला में मेरी टैक्सी चलती है, या फिर जो नीता ट्रेवल्स की वगैरह जो बसेस होती है, वीआरएल की बसेस होती है, उस पे 30% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब एक चीज समझना, अभी आपको पता रहेगा मोटर व्हीकल की सेल बहुत कम आ गई थी, तो निर्मला सीतारमण ने यहां पे अमेंडमेंट किया और निर्मला सीतारमण ने यहां पे बोला कि अगर आपने मोटर व्हीकल है वो परचेज किया एंड पुट टू यूज किया बिटवीन 23 अगस्त 2019 से लेके और 31 मार्च 2020 तक, 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक एक्वायर एंड पुट टू यूज दोनों करना है, तो उस केस में नॉर्मल मोटर व्हीकल पे 30% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, एंड अगर हायरिंग बिजनेस है तो 45% की रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो देखो मोटर व्हीकल के केस में आप क्या बोलोगे, नॉर्मल मोटर व्हीकल 15%, अदर मोटर व्हीकल है वो 30%। अब एक चीज समझना, अगर आपने 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज किया, तो उस केस में अगर वो नॉर्मल वाला है तो उस पे 30% एंड हायरिंग बिजनेस है उस पे 45% की रेट से आपको डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। शिप के केस में आपको 20%, एयरक्राफ्ट के केस में 40%, उसके बाद बुक्स के केस में आपको 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। विंडमिल्स के केस में एंड विंडमिल्स के जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उसके केस में अगर 1/4/2014 से पहले इंस्टॉल हुए तो 15%, 1/4/2014 या उसके बाद में इंस्टॉल हुआ तो 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स जो रहेंगे उस पे 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। अदर प्लांट एंड मशीनरी जो है एंड ऑयल वेल्स होते हैं उस पे 15% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, एंड इंटेंजिबल एसेट होती है उस पे आपको बेटा 25% की रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाता है। अब एक और चीज समझना, क्या डेप्रिसिएशन लेना मैंडेटरी है, आंसर इज यस, डेप्रिसिएशन आपको क्लेम करना मैंडेटरी है। नहीं तो लोग पहले क्या करते थे, जिस ईयर में 44 एडी लेते थे, जिस ईयर में 44 एडी लेते थे उस ईयर डेप्रिसिएशन लेते ही नहीं थे, क्योंकि उनका तो टर्नओवर का सीधा 8% पीजीबीपी का इनकम बनेगा, और जिस ईयर में 44 एडी नहीं लेते थे उस ईयर में वो डेप्रिसिएशन ले लेते थे। तो लॉ मेकर्स ने लॉ में ही लिख लिया कि डेप्रिसिएशन है वो आपको लेना मैंडेटरी है। अब एक और चीज समझना, जो मोबाइल फोन होते हैं ईपीएबीएक्स, ईपीएबीएक्स का मतलब इंटरकॉम कॉलिंग सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं। तो मोबाइल फोन एंड ईपीएबीएक्स क्या उसको कंप्यूटर में 40% ले लेंगे या अदर प्लांट एंड मशीनरी में 15% लेंगे? राइट आंसर इज अदर प्लांट एंड मशीनरी में लेके उस पे 15% डेप्रिसिएशन लेंगे। लेकिन एक चीज समझना, जो कंप्यूटर की एसेसरीज होती है, जैसे प्रिंटर होता है, जैसे प्रिंटर है या उसके साथ में जो भी यूपीएस वगैरह होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो एसेसरीज रहती है, उस केस में उस पे आपको 40% की रेट से डेप्रिसिएशन है वो आपको मिल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, असेट इवन 2000 की है तो भी उस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, आप सीधा पीएनडल के डेबिट में नहीं डाल सकते। अब एक और चीज समझना, कौन सी सिस्टम से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है।
दो तरीके का सिस्टम होता है, एक इंडिविजुअल असेट सिस्टम, एक ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। इंडिविजुअल असेट सिस्टम वैसा वाला जो आप अकाउंट में फॉलो करते हो, हर एक असेट का हिसाब अलग अलग रखते हो, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल असेट सिस्टम। एक चीज समझना, आप अगर एसएलएम मेथड फॉलो करते हो, और एसएलएम मेथड कौन फॉलो कर सकता है? सिर्फ पावर जनरेशन या पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है वो एसएलएम मेथड फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एसएलएम मेथड फॉलो करते हो तो आपको इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करते हो, एंड 99.99999% लोग ऐसे रहते हैं जिनको डब्ल्यूडीवी सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, तो आपको ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम लगेगा। ब्लॉक ऑफ असेट का मतलब क्या होता है? ब्लॉक ऑफ असेट्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ असेट हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन सेम क्लास ऑफ असेट। मींस रेट भी सेम होनी चाहिए, क्लास भी सेम होनी चाहिए, एक साथ में उस असेट को ले लो, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। मैंने क्या बोला? ग्रुप बना दो एक, दैट इज जिसमें रेट भी सेम है, क्लास भी सेम है, उसको एक साथ में ले लो, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है डेप्रिसिएशन हम ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम में कैलकुलेट कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले ब्लॉक का आप ले लो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक, और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक में आप है वो ऐड करो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब इस साल जो असेट आपने एक्वायर की उसका एक्चुअल कॉस्ट है वो आप ऐड कर दो। लेकिन एक चीज समझना, ऐड करते टाइम आपको 3 पार्ट में ऐड करना है। सबसे पहला, असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज 180 डेज और मोर, असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, एंड तीसरा आप ये लिखोगे असेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। ऐसा हो सकता है कभी आपने इस साल में असेट एक्वायर की लेकिन इस साल पुट टू यूज नहीं की, तो बेटा उसको ब्लॉक में जोड़ेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन उसको अपन ब्लॉक में जोड़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप ले लो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक में 3 चीजें आप ऐड करोगे, एक तो असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, दूसरा असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, एंड तीसरा तुम्हारा असेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। अब ये टोटल जो आएगा उसमें से आपको जितना मनी पेबल है वो लेस कर दो। मनी पेबल का मतलब होता है असेट इस साल आपने सेल की, डिस्कार्ड की या डेमोलिश की, डिस्ट्रॉयड की, और उससे कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिला है वो आप लेस कर दो, वो तुम्हारे मनी पेबल में आ जाएगा। और मनी पेबल को आप लेस कर दो, मतलब जितना पैसा आता है वो आप क्या कर दो? लेस कर दो। जो मनी पेबल है उसको आप लेस कर दो, और जो बचेगा दैट इज कॉल्ड योर डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो इस साल में आपने कोई स्लम सेल में यूनिट ट्रांसफर कर दी है, स्लम सेल में आपने कोई अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर दिया, तो जितना डब्ल्यूडीवी उस अंडरटेकिंग का था वो असेट्स का डब्ल्यूडीवी आप लेस कर दोगे। अपने एग्जांपल में आपको बता रहेगा, मैंने बताता था टाइटन का, मान लो टाइटन जो है उसने क्या किया, तनिष्क वाले सेगमेंट को बेच दिया, तो यहां पे टाइटन का डब्ल्यूडीवी था मान लो 500 करोड़, आउट ऑफ दैट तनिष्क का डब्ल्यूडीवी आया 100 करोड़, तो 100 करोड़ को आप लेस कर दोगे, 400 करोड़ है वो टाइटन का डब्ल्यूडीवी रहेगा। तो देखो मेरी तरफ देखो, डब्ल्यूडीवी कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन के लिए? सबसे पहले ले लो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में ऐड करो, क्या ऐड करोगे? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 3 पार्ट में। फर्स्ट, असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, असेट एक्वायर्ड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, असेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, और उसमें से आप लेस करोगे मनी पेबल एंड स्लम सेल में कोई एसेट ट्रांसफर कर दी तो उसको लेस कर दोगे, आपको मिल जाएगा डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन। अब एक चीज समझना, जो डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन होता है, उस डब्ल्यूडीवी में से अगर कोई असेट एक्वायर की, पुट टू यूज नहीं की, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर असेट एक्वायर्ड की एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, तो उस केस में आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, और जो भी बैलेंस बचेगा उस पे आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन दैट प्रीवियस ईयर, asset acquired and put to use for less than 180 days in that previous year, तो आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, बैलेंस जो बचेगा उस पे आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब एक चीज समझना, ये हाफ और फुल के लिए सर डेट कौन सा रहेगा, तो मैं बता दूं तुम्हारे लिए लीप ईयर है, और लीप ईयर के लिए डेट कौन सा रहता है? 4th एंड 5th। अगर 4th अक्टूबर तक आपने पुट टू यूज कर दिया, 4th अक्टूबर तक आपने पुट टू यूज कर दिया तो फुल रेट, और 5th अक्टूबर तक, 5th अक्टूबर या उसके बाद में आपने पुट टू यूज किया तो आपको हाफ रेट। बट अगर ये नॉन लीप ईयर होता तो 3rd एंड 4th हो जाता। नॉन लीप ईयर के केस में 3rd एंड 4th अक्टूबर, और लीप ईयर के केस में आपका 4th एंड 5th अक्टूबर है, वो आपको देखा जाएगा हाफ एंड फुल के लिए। अब एक और चीज समझना है यहां पे, सर जब भी असेट आप एक्वायर करते हो और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज यूज करते हो उस साल में, तो आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन एक चीज समझना, ये हाफ रेट वाला फंडा सिर्फ उसी ईयर के लिए लगेगा जिस ईयर में वो असेट एक्वायर की है। अगर असेट एक्वायर की, पुट टू यूज नेक्स्ट ईयर की, और नेक्स्ट ईयर लेस देन 180 डेज है, तो उस केस में फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। जैसे 1920 में मैंने एक असेट एक्वायर की, इस साल मैंने यूज की नहीं, अगले साल मैंने यूज किया लेस देन 180 डेज, तो अगले साल आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ये जो हाफ रेट वाला फंडा है, ये सिर्फ उसी ईयर के लिए लगेगा जिस ईयर में वो असेट एक्वायर की जाती है। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो इस साल में अमलगमेशन, डीमर्जर या सक्सेशन हो जाता है,
अमलगमेशन, डीमर्जर और सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है सेक्शन 47 जो तुम्हारे कैपिटल गेन में दे रखा है, जैसे प्रोप्राइटर टू कंपनी बना, पार्टनरशिप फॉर्म टू कंपनी बना, या छोटी छोटी कंपनी से एलएलपी बना, तो उस केस में क्या होगा, सक्सेशन के केस में, अमलगमेशन के केस में, डीमर्जर के केस में, सर उस साल का डेप्रीशिएशन किसको मिलेगा, तो उस साल का डेप्रीशिएशन पहले आप ऐसे कैलकुलेट करो जैसे अमलगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन हुआ ही नहीं है, और जो भी डेप्रीशिएशन आता है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज असेट यूज्ड बाय देम। जितने दिन आपने एसेट यूज की उस रेशियो में आप उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जितने दिन आपने एसेट यूज की उस रेशियो में आप उसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। अब एक बात समझना, सेक्शन 50 ये बोलती है कि आप एक बात बताओ, डेप्रीशिएबल असेट जब आप बेचते हो तो कैपिटल गेन कब हो सकता है। एक चीज ध्यान रखना, डेप्रीशिएबल असेट जो ब्लॉक ऑफ असेट की असेट होती है उसको अगर आप बेचते हो तो कैपिटल गेन दो केस में हो सकता है। पहला तो अगर आपका ब्लॉक सीज टू बी एग्जिस्ट हो जाए, आपने पूरा ब्लॉक बेच दिया, आपके पास ब्लॉक में कुछ भी नहीं बचा, आपका पूरा ब्लॉक बेच दिया, तो उस केस में आपको कैपिटल गेन हो सकता है, आइदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। उस केस में डेप्रीशिएशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका सेलिंग प्राइस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज से ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर आपका सेलिंग प्राइस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज से कम है तो उस केस में आपका क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो देखो, सबसे पहला पार्ट, अगर आपने ब्लॉक पूरा सीज टू बी एग्जिस्ट हो जाता है, आपका ब्लॉक खत्म हो जाता है, जितनी एसेट आपके ब्लॉक में पूरी हो जाती है, पूरी सब बेच देते हो, तो उस केस में आपको आइदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। हमेशा ध्यान रखना शॉर्ट टर्म होगा। एक और चीज समझना, अगर आप मान लो कुछ एसेट बेचते हो, पूरा ब्लॉक नहीं बेचते लेकिन कुछ असेट बेचते हो, लेकिन वो कुछ असेट का सेलिंग प्राइस है वो तुम्हारे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज से ज्यादा हो जाता है। आप कुछ असेट बेचते हो और कुछ असेट का सेलिंग प्राइस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस इस साल में जो परचेज किया उससे ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अदरवाइज आपको, अगर देखो असेट भी है और डब्ल्यूडीवी भी है, अगर असेट भी है और डब्ल्यूडीवी भी है तो आप नॉर्मली क्या करोगे, उस पर डेप्रीशिएशन है वो क्लेम करोगे। तो देखो, कैपिटल गेन दो केस में हो जाता है। पहला, ब्लॉक सीज टू बी एग्जिस्ट हो जाए, ब्लॉक खत्म हो जाता है तो उस केस में कैपिटल गेन होगा, और दूसरा, अगर मान लो ब्लॉक की कुछ असेट बेचते हो और तुम्हारा सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस जो है वो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज इस साल में जो असेट परचेज की उससे ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अदरवाइज आपको नॉर्मल डेप्रीशिएशन है वो आपको मिलेगा, जैसा इस एग्जांपल में आपको मैंने बता रखा है। नेक्स्ट पार्ट इज सेक्शन 32 1(2)(a) इज रिलेटेड टू एडिशनल डेप्रीशिएशन। अब एक चीज समझना, एडिशनल डेप्रीशिएशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा डेप्रीशिएशन। सर क्वेश्चन ही आता है एडिशनल डेप्रीशिएशन किसको मिलेगा। एडिशनल डेप्रीशिएशन सिर्फ 4 लोगों को मिलता है, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, या फिर पावर जनरेशन बिजनेस में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, या पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में। अगर आप 4 बिजनेस में हो, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, पावर जनरेशन बिजनेस में, पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में, या पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, तो मैंने क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हो, उस केस में आपको एडिशनल डेप्रीशिएशन है वो आपको मिल जाएगा। एक और चीज समझना, एडिशनल डेप्रीशिएशन क्या हर एसेट पे मिलेगा, आंसर इज नो, ओनली प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा। एडिशनल डेप्रीशिएशन ओनली प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा, और वो भी सेकंड हैंड पे नहीं मिलेगा। ऑफिस में यूज होती है उस पे नहीं मिलेगा, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज होती है उस पे नहीं मिलेगा, जिस पे आप 100% डिडक्शन ले लेते हो उस पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो एडिशनल डेप्रीशिएशन इज अलाउड ओनली ऑन द प्लांट एंड मशीनरी, बट वो भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। जो भी सेकंड हैंड है उस पे नहीं मिलेगा, ऑफिस या रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में यूज होती है उस पे नहीं मिलेगा, व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट या शिप पे नहीं मिलेगा, और जिस पे आप 100% डिडक्शन ले लेते हो उस पे भी आपको नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रीशिएशन सिर्फ उसी साल में मिलता है जिस ईयर में आप पहली बार असेट को पुट टू यूज करते हो, और 20% की रेट से मिलेगा। तो जिस ईयर में आपने पहली बार असेट को पुट टू यूज किया, फर्स्ट पुट टू यूज किया, उस ईयर में आपको 20% की रेट से एडिशनल डेप्रीशिएशन मिलेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर असेट को आपने पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किया है तो उस केस में 10% इस साल और 10% अगले साल है वो आपको एडिशनल डेप्रीशिएशन मिलेगा। एडिशनल डेप्रीशिएशन हमेशा एक्चुअल कॉस्ट पे मिलता है, ना कि डब्ल्यूडीवी पे। तो जो भी असेट की एक्चुअल कॉस्ट रहेगी उस पर 10% इस साल में और 10% आपको अगले साल में मिल जाएगा। उसके बाद एक और चीज समझना, यहां पे अगर आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं, पावर जनरेटिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन की नहीं। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया ऑन और आफ्टर 1/4/2015 in the notified backward area of the Andhra Pradesh, Bihar, Telangana and West Bengal, in the notified backward area of Andhra Pradesh, Bihar, Telangana, West Bengal, तो वहां पे एडिशनल डेप्रीशिएशन है वो 20% की रेट से की जगह 35% हो जाएगा। और पुट टू यूज अगर लेस देन 180 डेज है तो उस केस में 17.5% इस साल एंड 17.5% आपको अगले साल मिल जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ 31 मार्च 2020 तक आपने असेट पुट टू यूज किया तो ही ये 35% वाला बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया ऑन और आफ्टर 1/4/2015 in the notified backward area of the Andhra Pradesh, Bihar, Telangana and West Bengal, तो उस केस में आपको एडिशनल डेप्रीशिएशन 20% की जगह 35% है वो मिल जाएगा। बट ये इस सेक्शन का, इस पर्टिकुलर पार्ट का ये लास्ट ईयर है, इसके बाद ये वाला पार्ट है वो अगले साल से हट जाएगा। एक और चीज समझना, एडिशनल डेप्रीशिएशन है वो सिर्फ उन्हीं को अलाउ होता है जो डब्ल्यूडीवी सिस्टम फॉलो करते हैं। अगर आप एसएलएम सिस्टम फॉलो करते हो तो उस केस में आपको एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू सेक्शन 43(1) इज द एक्चुअल कॉस्ट।
सर किसी भी असेट की एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, तो एक्चुअल कॉस्ट में सीधी सी बात है असेट का परचेज प्राइस है वो ले लेंगे। उसके बाद में आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ पे किया तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो ऐड करेंगे। उसके बाद में उस आपका इंस्टॉलेशन का कुछ खर्चा हुआ, इंस्टॉलेशन खर्चा है वो ऐड करेंगे। अगर आपने ट्रायल रन के लिए कोई एक्सपेंडिचर किया तो वो भी उसमें अपन ऐड कर देंगे। क्वेश्चन ही आता है कि टैक्सेस एंड ड्यूटीज भी ऐड करेंगे या नहीं। एक चीज ध्यान रखना, अगर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है तो टैक्सेस एंड ड्यूटीज है वो कैपिटलाइज नहीं होगा, बट अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलता तो उस केस में इसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। अगर आपने असेट को लोन लेके खरीदा है तो पुट टू यूज तक की डेट का इंटरेस्ट है वो हमेशा कैपिटलाइज होगा और पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट है वो सीधा पी&एल के डेबिट में चला जाएगा। उसके बाद में अगर मान लो गवर्नमेंट से आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट सब्सिडी मिली है तो उस केस में वो एक्चुअल कॉस्ट से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे आप एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई असेट को एक्वायर करते हो और सिंगल डे में किसी सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट करते हो, in a single day to a single person if payment is made more than 10,000 to a single in a single day to a single person by mode other than account pay check, account pay demand draft, any mode of electronic clearing system या any other notified mode, उनको छोड़ के अगर आप कैश में वगैरह पेमेंट करते हो 10,000 से ज्यादा का इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन, तो वो तुम्हारे एक्चुअल कॉस्ट में नहीं आएगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप 10,000 से ज्यादा का किसी को असेट से रिलेटेड पेमेंट कर रहे हो या इंस्टॉलेशन का वगैरह कुछ पेमेंट कर रहे हो इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन, तो 10,000 से ज्यादा है तो वो आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही करना पड़ेगा। क्या क्या बोले मैंने, बोला अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है या एनी अदर मोड एज मे बी नोटिफाइड, उसी से आपको करना पड़ेगा। अब एक बात समझना, सेक्शन 43(1) की कुछ एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। सर कौन कौन सी एक्सप्लेनेशन है, तो 43(1) की कुछ एक्सप्लेनेशन है, सिंपल है। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये बोलता है कि अगर कोई एसेट है जो पहले साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता था, सिंपल है, देखो पहले कोई एसेट है वो साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता था, उसको आज आपने अपने बिजनेस में यूज करना चालू कर दिया। रेनबेक्सी क्या करती थी, एसेट को पहले लेबोरेटरी में यूज करती थी, लेबोरेटरी में रिसर्च कंप्लीट हो गया, उसके बाद उस एसेट को उन्होंने बिजनेस में यूज करना चालू कर दिया। तो जब आप बिजनेस में यूज करना चालू करोगे तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगा, मैं बताऊं, एक्चुअल कॉस्ट वही रहेगा जितना उसका एक्चुअल कॉस्ट था माइनस डिडक्शन आपने 35 में जो ले लिया। और मैं बताऊं 35 में आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है। तो इन सिंपल वर्ड बता दूं, आप ब्लॉक में उस एसेट को ऐड करोगे निल कॉस्ट से, आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लोगे, निल लोगे। तो देखो अगर कोई एसेट है जो पहले साइंटिफिक रिसर्च में यूज होती थी, उसको आज आपने बिजनेस में ला लिया तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो आपको निल लेने का है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट है, दैट इज द एक्सप्लेनेशन नंबर 1A ये बोलती है कि कोई भी तुम्हारी कैपिटल असेट में आप कन्वर्ट कर देते हो स्टॉक इन ट्रेड। आपका स्टॉक इन ट्रेड था और स्टॉक इन ट्रेड को आपने कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया, और वो कैपिटल असेट अगर आप बिजनेस के लिए यूज करते हो तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी पता है, जो कन्वर्जन के टाइम पे एफएमवी था वही तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। इन सिंपल वर्ड आई कैन टेक वन एग्जांपल, जैसे मुंबई में एक बिल्डर है जिसका नाम है कल्पतरु बिल्डर। कल्पतरु बिल्डर ने एक मान लो कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाया, उसमें एक यू कैन से दैट एक यूनिट है, वो यूनिट पहले स्टॉक इन ट्रेड थी, उन्होंने सोचा कि उसमें ही अपना ऑफिस बना देते हैं। तो एक बात बताओ, पहले स्टॉक इन ट्रेड थी, अब उसको उन्होंने क्या कर दिया, उसको कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज उसको उन्होंने बिजनेस के लिए यूज करना चालू कर दिया। पहले वो पी&एल में था, अब सीधा उसको कहां पे, बैलेंस शीट में लेके आ गए। तो जिस दिन कन्वर्जन हुआ उस दिन की एफएमवी पे पीजीबीपी में टैक्स लगा होगा, वही एफएमवी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ द डेप्रिसिएशन, उसी से ब्लॉक में हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद में एक और चीज समझना, अगर कोई भी एसेट है वो गिफ्ट में मिलती है, विल में मिलती है, इनहेरिटेंस में मिलती है, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी पता है, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड टू प्रीवियस ओनर। तो देखो अगर मान लो कोई एसेट है वो मुझे गिफ्ट में मिल जाती है, विल में मिल जाती है, इनहेरिटेंस में मिल जाती है, तो मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, जो बेटा जिसने मुझे गिफ्ट दिया है उसका जो एक्चुअल कॉस्ट था माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड टू हिम। अगर उसको कोई डेप्रिसिएशन अलाउ हुआ है तो वो लेस कर देंगे और उसके बाद जो बचेगा वो मेरा एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। दैट इज द एक्सप्लेनेशन नंबर 2। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ये बोलती है कि अगर आप किसी एसेट को हायर वैल्यू पे एक्वायर करते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि लॉस मेकिंग कंपनी होती है, जो लॉस मेकिंग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को हायर वैल्यू पे असेट सेल कर देते हैं। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी क्या करती है, हायर वैल्यू पे असेट को एक्वायर करती है, सिर्फ किस लिए पता है, जिससे कि एनहांस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन मिल जाए। तो उस केस में इसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करता है विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द जॉइंट कमिश्नर। तो देखो अगर आपने कोई असेट है वो एक्वायर की और वो हायर वैल्यू पे एक्वायर की और आपका मेन इंटेंशन जो है वो मेन इंटेंशन हायर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लेना है, इन दैट केस योर एक्चुअल कॉस्ट विल बी डिटरमाइंड बाय असेसिंग ऑफिसर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर। और इस केस में ध्यान रखना, असेसिंग ऑफिसर नॉर्मली जो फेयर मार्केट वैल्यू रहता है उसी को वो एक्चुअल कॉस्ट बना देता है। दैट इज द एक्सप्लेनेशन नंबर 3। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ये बोलता है कि कोई एसेट आपकी थी,
और आपने उसको ट्रांसफर कर दिया और बाद में आपने उसको रीएक्वायर कर दिया, मींस आपने ट्रांसफर कर दिया था बट आपने वापस उस एसेट को रीएक्वायर कर दिया, तो इस केस में रीएक्विजिशन के केस में आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगा पता है? जब आपने ओरिजिनल ट्रांसफर किया था उस टाइम आपका डब्ल्यूडीवी कितना था और रीएक्विजिशन कितने में किया, विच एवर इज लोअर है दैट विल बी योर एक्चुअल कॉस्ट। तो कोई एसेट मान लो मेरी थी, बीबी की एसेट थी, मैंने राम को बेची, राम ने लक्ष्मण को बेची, लक्ष्मण ने सीता को बेची, सीता ने मान लो हनुमान को बेची, हनुमान ने मान लो किसी और को बेची, ठीक है, और उसने मुझे बेच दी, तो मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? जब मैंने ओरिजिनल ट्रांसफर किया था उस टाइम मेरे लिए डब्ल्यूडीवी क्या थी और मैंने जो रीएक्वायर किया उस टाइम पे वैल्यू क्या है, विच एवर इज लोअर है वो मेरा एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ये बोलती है कि अगर आपने किसी से एसेट एक्वायर की, आपने किसी से एसेट एक्वायर की और सेम पर्सन को वापस लीज बैक कर दी, आपने किसी से एसेट एक्वायर की और आपने सेम पर्सन को लीज बैक कर दी, तो आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी पता है? सेलर का डब्ल्यूडीवी। तो मैंने मान लो किसी कंपनी से एसेट एक्वायर की और उसी कंपनी को वापस से लीज बैक कर दिया, तो जो सेलर है वो कंपनी, उसका जो डब्ल्यूडीवी था एट द टाइम ऑफ सेल वो मेरा एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। दैट इज द एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ए। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 ये बोलती है कि अगर कोई भी बिल्डिंग है जो पहले आप किसी अदर पर्पस के लिए यूज करते थे, हो सकता है रेसिडेंस पर्पस या किसी और पर्पस के लिए यूज करते थे, लेकिन आज आप क्या करते हो, उसको अपने बिजनेस में यूज करते हो, बिजनेस में लेके आते हो, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? तो यहां पे एक्सप्लेनेशन नंबर 5 ये बोलती है कि जो तुम्हारी ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से आप एक काम करो, नोशनल डेप्रिसिएशन इतने सालों का लेस कर दो जितने साल आपने बिजनेस में यूज नहीं की, और जो भी बचेगा दैट विल बी योर एक्चुअल कॉस्ट। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, मैंने एक बिल्डिंग है वो मान लो आज से 10 ईयर्स अगो खरीदा था 1 करोड़ में, जो मैं किसी अदर पर्पस के लिए मान लो रेंट वगैरह पे देता था, बिजनेस में यूज नहीं करता था। आज में आफ्टर 10 ईयर्स वो बिल्डिंग को मैंने बिजनेस में यूज करना चालू किया और वो बिल्डिंग मैंने 1 करोड़ में खरीदी थी, तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ में से 10 ईयर का नोशनल डेप्रिसिएशन लेस करूंगा, और नोशनल डेप्रिसिएशन आज की डेप्रिसिएशन रेट से, आज बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन की रेट 10% है, तो आज की रेट से मैं क्या करूंगा? नोशनल डेप्रिसिएशन इतने सालों का लेस करूंगा और लेस करने के बाद जो भी बचेगा दैट विल बी माय एक्चुअल कॉस्ट, वो मेरी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ बिल्डिंग की बात करती है। अगर कोई कार होती और आपने 10 साल पहले कार खरीदी थी 1 करोड़ में, आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया था, आज बिजनेस में लेके आ गए, आपकी एक्चुअल कॉस्ट 1 करोड़ ही रहेगी। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये सिर्फ बिल्डिंग के लिए है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 6 क्या बोलती है? 6 है, 7 एंड 7A है, ये तीनों सिमिलर एक्सप्लेनेशन है कि अगर कोई एसेट है वो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर करती है, मींस होल्डिंग कंपनी है वो 100% सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर करती है, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर करती है, या फिर अमलगमेशन होता है या डीमर्जर होता है, तो उस केस में सर एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी नए वाले के लिए? तो नए वाले के लिए एक्चुअल कॉस्ट वही होगी जो पुराने वाले का डब्ल्यूडीवी है, तो जो पुराने वाले का डब्ल्यूडीवी है वही वाला डब्ल्यूडीवी नए वाले के लिए क्या बन जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट। तो देखो, अगर मान लो होल्डिंग कंपनी है वो 100% सब्सिडरी कंपनी को एसेट ट्रांसफर करती है, सब्सिडरी होल्डिंग को करती है, या अमलगमेशन होता है या डीमर्जर होता है, तो उस केस में एक चीज ध्यान रखना कि भैया जो भी नया वाला है उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? पुराने वाले का जो डब्ल्यूडीवी है वही एक्चुअल कॉस्ट लिया जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर अमलगमेशन होता है तो अमलगमेशन के केस में जो अमलगमेटिंग कंपनी है उसका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी अमलगमेटेड कंपनी का एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा, लेकिन डीमर्जर के केस में जिस दिन डीमर्जर होता है उस दिन जो डब्ल्यूडीवी आती है वो नए वाले जो रिजल्टिंग कंपनी है उसका एक्चुअल कॉस्ट बनेगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 8 ये बोलती है कि अगर आपने लोन लेके एसेट एक्वायर की तो पुट टू यूज तक की डेट का इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज करना है, उसके बाद का इंटरेस्ट पीएनडल के डेबिट में जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 9 ये बोलती है कि जो भी आपने टैक्सेस, ड्यूटीज, एक्साइज वगैरह पे किया है उसका अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट, सैनवेट क्रेडिट मिलता है तो एक्चुअल कॉस्ट में नहीं जोड़ोगे, नहीं मिलता तो जोड़ोगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 10 ये बोलती है गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडी है वो आपको एक्चुअल कॉस्ट से लेस करना है। अब एक चीज समझना, अगर कोई डायरेक्टली असेट से रिलेटेड सब्सिडी है तो असेट की कॉस्ट से डायरेक्टली लेस कर दो, लेकिन बहुत बार क्या होता है प्रोजेक्ट रिलेटेड सब्सिडी मिलती है। जैसे 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने बनाया तो 30 करोड़ का सब्सिडी मिलेगा, तो मैंने कोई असेट है वो 10 लाख में खरीदी तो उसमें 3 लाख है वो प्रोपोर्शनेट सब्सिडी आ जाएगा और मेरी एक्चुअल कॉस्ट है वो 7 लाख हो जाएगी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 11 है वो सिर्फ एंड सिर्फ नॉन रेजिडेंट के लिए है कि नॉन रेजिडेंट ने अगर इंडिया के बाहर कोई असेट एक्वायर की थी, कोई नॉन रेजिडेंट है उसने इंडिया के बाहर एसेट एक्वायर की थी, इंडिया के बाहर उसको यूज करता था, उसने आज क्या कर दिया, उसको इंडिया में बिजनेस में लाया और इंडियन बिजनेस में उसको यूज करना चालू कर दिया, तो यहां पे एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? जितने में उसने खरीदा था और वहां से लेकर अब तक जब उसने इंडिया में के बिजनेस में यूज करना चालू किया तब तक जितना डेप्रिसिएशन अगर उसको इंडिया के बिजनेस में यूज करते और जितना डेप्रिसिएशन अलाउ होता उतना हम लेस कर देंगे। इन सिंपल वर्ड यहां नोशनल डेप्रिसिएशन आप लेस कर दोगे और जो भी बचेगा वो तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद में जो स्टॉक एक्सचेंज है जैसे बीएससी, एनएससी वगैरह, वो पहले एओपी बीओआई हुआ करते थे, अब कंपनी बन गए, तो उस केस में सर कंपनी के लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? तो जो एओपी बीओआई का डब्ल्यूडीवी था वही कंपनी के लिए क्या बन जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन नंबर 13। एक्सप्लेनेशन नंबर 13 ये बोलती है कि अगर मान लो कोई भी एसेट है जिसपे आपने 35 एडी का डिडक्शन ले लिया,
आपने 35 एडी का डिडक्शन ले लिया, 35 एडी वो कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग, हॉस्पिटल, होटल वो वाला, तो उसमें अगर आप 100% डिडक्शन ले लेते हो तो वही असेट किसी और को गिफ्ट कर देते हो, किसी और को गिफ्ट कर देते हो, जैसे सेक्शन 47 में जो आता है, गिफ्ट है, विल है, इनहेरिटेंस है, उसमें करके, ठीक है, या होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी को ट्रांसफर किया, अमलगमेशन, डीमर्जर, तो उसमें टैक्स नहीं लगता। तो क्वेश्चन ये आता है आगे वाले के लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, मैं बोलूं आगे वाले के लिए एक्चुअल कॉस्ट निल ही रहेगी। आगे वाले के लिए एक्चुअल कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगी, निल। उसके बाद एक और चीज समझना, अगर कोई भी असेट है जो आपके बिजनेस में यूज होती है लेकिन आपके बिजनेस का इनकम पार्टली एग्रीकल्चर है पार्टली बिजनेस है, कौन से केस में, टी कॉफी रबर, याद है, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोइंग ऑफ द टी कॉफी रबर, उसमें 40-60 होता है, 35-75 होता है, 35-65 होता है, 25-75 होता है। उसमें एक चीज समझना, कोई भी असेट पे आप डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट करोगे जैसे पूरा ही तुम्हारा बिजनेस इनकम है, आप डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट करोगे जैसे पूरा ही बिजनेस है। और एक चीज समझना, जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आप पीएनडल के डेबिट में डालोगे, और जितना पीएनडल के डेबिट में डेप्रिसिएशन डाला उतना ही आपको ब्लॉक से लेस करना है, उतना ही आपको ब्लॉक है वो ब्लॉक से आपको लेस करना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग के केस में, अगर पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग जो है जो एसएलएम मेथड फॉलो करती है तो क्या होगा असेट को बेचने पे, देखो डब्ल्यूडीवी सिस्टम फॉलो करती है तो वो ब्लॉक का पार्ट बनेगा, वो पार्ट ब्लॉक फुल ब्लॉक अपन ने अभी देखा थोड़ी देर पहले। लेकिन अगर मान लो आप एसएलएम मेथड फॉलो करते हो तो उस केस में आप असेट को सेल कर देते हो, क्या होगा, डब्ल्यूडीवी से कम पैसा आया तो जितना भी लॉस होगा उसको टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोला जाएगा पीएनडल के डेबिट में। तो डब्ल्यूडीवी से कम पैसा आया पीएनडल के डेबिट में, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी से ज्यादा पैसा आया लेकिन एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में आपका बैलेंसिंग चार्ज पीएनडल के क्रेडिट में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। और अगर कॉस्ट से भी ज्यादा पैसा आ जाता है, आपको कॉस्ट से भी ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो सीधा कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 50A में। तो जैसे मान लो कोई एसेट है जिसको आपने 100 में खरीदा था, आज डब्ल्यूडीवी है वो 80 है, आप अगर उसको 70 में बेच देते हो, 10 का लॉस हुआ सीधा पीएनडल के डेबिट में। अगर आप 90 में बेच देते हो, 10 का प्रॉफिट हुआ पीएनडल के क्रेडिट में। अगर आप उसको 130 में बेच देते हो तो 30 तो कैपिटल गेन होगा और जो 20 है वो तुम्हारा पीजीबीपी का इनकम है वो आ जाएगा। अब एक और चीज समझना सर, गवर्नमेंट ग्रांट जो मिलता है वो क्या होता है, मैं बता दूं गवर्नमेंट ग्रांट इज ऑलवेज टैक्सेबल। जो गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिलता है ना, दैट इज द ऑलवेज टैक्सेबल। तो गवर्नमेंट से अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट मिला या फिर कैश इंसेंटिव मिला, ड्यूटी ड्रॉबैक मिला या वेवर ऑफ लोन वगैरह है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी से मिला, तो बेटा ये अभी टैक्सेबल है, ध्यान रखना। गवर्नमेंट ग्रांट इज टैक्सेबल, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। पहला तो अगर असेट से रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट है तो वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट से लेस हो जाता है, एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 10 ऑफ सेक्शन 43(1). तो अगर कोई असेट से रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट है तो एक्चुअल कॉस्ट से लेस होगा, लेकिन बाकी वाला गवर्नमेंट ग्रांट है दैट विल बी टैक्सेबल। अब एक और चीज समझना, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ट्रस्ट बनाया और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है एज अ कॉर्पस फंड, तो उस केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो देखो मैंने क्या बोला, आज की डेट में आपको कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है, कैश इंसेंटिव मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, वेवर मिलता है, दैट इज द ऑलवेज टैक्सेबल। बट इसके दो एक्सेप्शन है। पहला, अगर गवर्नमेंट ग्रांट किसी असेट से रिलेटेड है तो वो टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसके एक्चुअल कॉस्ट से लेस हो जाएगा। और दूसरा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से एज अ कॉर्पस कोई ग्रांट मिलता है तो उस केस में टैक्सेबल नहीं होगा। एक और चीज समझना, जो इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए कोई भी आपको ग्रांट सब्सिडी वगैरह मिलता है, जैसे मान लो अपन एग्जांपल लेते हैं कि आपको जो गैस पे सब्सिडी मिलता है करके, या किसान की अगर फसल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उस पे कोई भी सब्सिडी मिलता है, तो उस केस में मैं बता दूं ये तुम्हारा इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए सब्सिडी है, ये टैक्सेबल नहीं होता है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर आपने किसी बैंक से वगैरह लोन ले रखा था और वो लोन वेव ऑफ हो जाता है, बैंक से लोन ले रखा था और वो लोन असेट एक्वायर करने के लिए लिया था, तो असेट की एक्चुअल कॉस्ट तो पूरी ली थी, लेकिन लोन का वेवर हो जाता है तो उस केस में वो असेट की डब्ल्यूडीवी से लेस करेंगे। मैंने मान लो 10 करोड़ का असेट खरीदा, 5 करोड़ का लोन लिया, 10 करोड़ का असेट खरीदा, 5 करोड़ का लोन लिया, वो लोन वेव ऑफ हो गया, असेट से रिलेटेड था, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी ब्लॉक की डब्ल्यूडीवी रहेगी उससे लेस करेंगे। ऐसा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के केस लॉ में बोला हुआ था। अब एक और चीज समझना, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एसेट है वो पार्टली बिजनेस के लिए यूज होती है, पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज होती है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो भी डेप्रिसिएशन है उस एसेट से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो जितना बिजनेस प्रोफेशन यूज हो रहा है उतने ही अलाउ होंगे, जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है उतने खर्चे अलाउ नहीं होंगे। लेकिन एक चीज समझना, जितना अलाउ होता है उतना ही डेप्रिसिएशन आपके ब्लॉक में से लेस होगा। जैसे सपोज डेप्रिसिएशन वाज 1 लाख लेकिन अलाउ हुआ 60,000, तो आपके ब्लॉक में से लेस भी बेटा 60,000 डेप्रिसिएशन ही होगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 32AD। 32AD ये बोलती है कि अगर मान लो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस से रिलेटेड ये सेक्शन बोलती है, ये सेक्शन बोलती है कि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया, कहां पे, ऑन और आफ्टर 1/4/2015 इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आपने क्या किया,
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया ऑन और आफ्टर 1/4/2015 इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, और वहां पे आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल करते हो तो आपको 15% की रेट से सीधा इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ये एक्वायर्ड और इंस्टॉल कब तक करना है? 31 मार्च 2020 तक। ये जो है तुम्हारा प्रीवियस ईयर 1920, ये लास्ट ईयर है इस सेक्शन का। तो देखो मैंने क्या बोला, कोई भी एसएससी हो, एनी पर्सन का, इंडिविजुअल, एचयू, कोई भी हो, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया ऑन और आफ्टर 1/4/2015 इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, और वहां पे आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल करते हो टिल 31 मार्च 2020, तो जो भी आपने प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड और इंस्टॉल किया उसका जो भी एक्चुअल कॉस्ट रहेगा उसका 15% है वो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो आपको मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, सर एक्वायर इस साल किया, इंस्टॉल किसी और साल में किया, तो जिस ईयर में इंस्टॉल करोगे उस ईयर में आपको 15% की रेट से इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा। लेकिन एक चीज समझना, इंस्टॉल 31 मार्च 2020 तक हो जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज द लास्ट ईयर। अब एक और चीज समझना, सर क्वेश्चन ये आता है कि यहां पे सर जब आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहे हो, न्यू प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या? सेकंड हैंड नहीं होनी चाहिए, ऑफिस में यूज होती है वो नहीं होनी चाहिए, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज होती है वो नहीं होनी चाहिए, उसके साथ में जो भी जिस पे आपको 100% डिडक्शन मिलता है वो नहीं होनी चाहिए, शिप, एयरक्राफ्ट है, व्हीकल्स है, वो सब नहीं होने चाहिए। अब एक और चीज समझना, सर इन पे तो डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, वो मिलेगा यानी आंसर इज यस, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। देखो डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस तो उससे भी एक्स्ट्रा है। एक और चीज समझना, डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन तो ब्लॉक से लेस भी होता है, लेकिन बेटा इन्वेस्टमेंट अलाउंस आपके ब्लॉक से भी लेस नहीं होगा। जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस आपके ब्लॉक से भी लेस नहीं होगा। ब्लॉक जो है वो ब्लॉक से भी आपको लेस करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस लेते हो तो इस केस में एक चीज ध्यान रखना, 5 साल तक, 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन की डेट से 5 साल तक आपको उस प्लांट एंड मशीनरी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपने ट्रांसफर किया तो जितना इन्वेस्टमेंट अलाउंस आपने पहले लिया था वो वापस से आपका पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा जिस ईयर में आपने ट्रांसफर किया। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है, अमलगमेशन हुआ, डीमर्जर हुआ, या फिर तुम्हारा सक्सेशन हुआ जो सेक्शन 47 में बोला हुआ है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना है यहां पे, सर यहां पे जो डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन तो कैसा रहता है, लेस देन 180 डेज का पुट टू यूज है तो हाफ रेट से मिलता है। तो क्या इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी हाफ रेट से मिलेगा? आंसर इज नो, इन्वेस्टमेंट अलाउंस आपको फुल रेट से मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो आपको फुल रेट से मिलेगा, मींस इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो आपको पूरा 15% से मिल जाएगा। और मैं बता दूं यहां तो पुट टू यूज की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको एक्वायर्ड और इंस्टॉल करना है, आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो 15% की रेट से मिल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, 33AB और ABA। अब एक बात समझना, 33AB ये बोलती है सबसे पहले एसएससी कौन होना चाहिए? कोई भी एसएससी चलेगा अगर मान लो वो एंगेज्ड इन द ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कॉफी, रबर। तो अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कॉफी, रबर में हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा 33ABA में। लेकिन अगर आप एंगेज्ड हो इन द बिजनेस ऑफ द प्रोस्पेक्टेशन, एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन ऑफ द मिनरल ऑयल्स, मतलब नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम इन इंडिया, अगर इंडिया में नेचुरल गैस या पेट्रोलियम के किस में, या तो आप एक्सट्रैक्शन में, प्रोस्पेक्टेशन या प्रोडक्शन में एंगेज्ड हो तो आपको 33ABA में डिडक्शन मिलेगा। अब एक और चीज समझना, 33AB में अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो करना क्या है? 33AB में डिडक्शन चाहिए तो प्रीवियस ईयर के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर या फिर अप टू द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग, जो विच एवर इज अर्लियर रहेगा, उस टाइम तक आपको नाबार्ड में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना है। और उस केस में 33ABA में क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर के एंड से पहले पहले मींस टिल 31 मार्च 2020 तक आपको क्या करना पड़ेगा? एसबीआई में एक साइट रेस्टोरेशन अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उसमें आपको पैसा डालना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? तो डिडक्शन 33AB में कितना मिलेगा और ABA में कितना मिलेगा? तो 33AB में आपको कितना मिलेगा? जो भी आपका बिजनेस का इनकम है, मींस इस एक्टिविटी से, टी, कॉफी, रबर, मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोइंग की एक्टिविटी से जो भी तुम्हारा पीजीबीपी का इनकम आएगा उसका आपको 40% या आपने जितना डिपॉजिट करवाया विच एवर इज लोअर, और उस केस में कितना 20% ऑफ द पीजीबीपी, और जितना आपने डिपॉजिट करवाया विच एवर इज लोअर है उतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, जो भी पैसा आप जमा करवाते हो साइट रेस्टोरेशन अकाउंट में या फिर नाबार्ड में, उसको यूज कैसे करना है? जो नाबार्ड में आपको जमा करवाया उस पैसे को आपको यूज करना पड़ेगा एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द टी, कॉफी एंड रबर बोर्ड। तो टी, कॉफी, रबर बोर्ड ने बोला है कि यहां पे आप यूटिलाइज करो तो वहां पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। एंड बेटा जो भी आपने साइट रेस्टोरेशन अकाउंट में जो पैसा जमा करवाया उसको आपको यूज करना पड़ेगा एज पर द प्रिस्क्राइब मोड या प्रिस्क्राइब पर्पस स्पेसिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आपने उस पैसे को मिस यूटिलाइज कर दिया तो जिस ईयर में आप मिस यूटिलाइज करोगे उस ईयर में जो आपने पहले डिडक्शन लिया था वो वापस से आपका विड्रॉ हो जाएगा। तो देखो बेटा दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले 33AB और ABA की अगर मैं बात करूं, 33AB कब मिलता है? जब आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कॉफी, रबर में हो। और वो कब मिलता है? जब आप एंगेज्ड हो इन द प्रोस्पेक्टेशन, प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ
ऑफ द नेचुरल गैस और पेट्रोलियम इन इंडिया। इसमें क्या करना है, आपको डिपॉजिट करवाना है नाबार्ड में, कब तक, अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग और 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर विच एवर इज अर्लियर, लेकिन उसमें एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर तक आपको जमा करवाना पड़ेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा, 40% ऑफ पीजीबीपी, उधर 20% ऑफ द पीजीबीपी और अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लोअर। जो भी है पैसा उसको आपको यूज करना पड़ेगा एज पर द टी कॉफी एंड रबर बोर्ड ने जो प्रिस्क्राइब यूज बोला है उसके हिसाब से, और वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया। अगर उस पैसे को आपने मिस यूटिलाइज किया तो जिस ईयर में आप उसको मिस यूटिलाइज करोगे उस ईयर में वो वापस से आपका टैक्सेबल हो जाएगा, पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं टी की बात करूं, जैसे आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में थे, तो सर अगर विड्रॉ होगा तो टैक्सेबल कितना होगा, पूरा 100% या 40%? राइट आंसर इज 40%, क्योंकि आपका जो इनकम होता है वो 40% इस बिजनेस का इनकम होता है। तो जब भी विड्रॉ होगा तो उस केस में भी आपका 40% ही टैक्सेबल होगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे जो पैसा आप विड्रॉ करते हो नाबार्ड से या सेट रेस्टोरेशन अकाउंट से, आपको उसी ईयर में उसको यूज करना पड़ेगा। अगर उस ईयर में आपने यूज नहीं किया तो उस ईयर में जितना भी अनयूज्ड अमाउंट है वो आपके लिए वापस से पीजीबीपी का इनकम है वो बन जाएगा। जैसे मान लो 10 लाख आपने विड्रॉ किया और उसमें से आपने 7 लाख यूज कर लिया, 3 लाख यूज नहीं किया टिल 31 मार्च 2020 तक, मतलब सपोज इस साल में आपने विड्रॉ किया, तो जिस ईयर में विड्रॉ करोगे उसी ईयर में उसको यूज करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब मोड के लिए। अगर आपने नहीं किया तो वो आपके लिए वापस से पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा। अब एक और चीज समझना, उसको आप यूज कर सकते हो जो भी मोड्स दे रखे, प्रिस्क्राइब पर्पस दे रखे उसके लिए, लेकिन एक चीज समझना, 3 चीजों के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते। एक तो आप उससे कोई भी प्लांट एंड मशीनरी ऐसा नहीं खरीद सकते जो ऑफिस प्रीमाइसेस या रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज होती है, या फिर कोई भी ऑफिस अप्लायंसेस नहीं खरीद सकते, लेकिन कंप्यूटर खरीदोगे तो चलेगा, कंप्यूटर अलाउ है। और ऐसी प्लांट एंड मशीनरी आप एक्वायर नहीं कर सकते जिसपे ऑलरेडी आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है। अब एक और चीज समझना यहां पे कि जो भी आपने पैसा यूज किया और वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए है, अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ध्यान रखना आपको वो रेवेन्यू खर्चे का आप डिडक्शन नहीं ले सकते। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, जब मैंने ऑलरेडी डिपॉजिट किया था डिडक्शन ले लिया था, उसमें से विड्रॉ करके मैंने आपने सही पर्पस के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया तो वो एक्सपेंडिचर को क्या मैं पीएनडल के डेबिट में डाल सकता हूं? आंसर इज नो, नहीं डाल सकते। लेकिन एक और चीज समझना, अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ होगा या नहीं? आंसर इज यस, उस पर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, आपने सही यूज किया और अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी आपने एक्वायर किया तो ध्यान रखना वो प्लांट एंड मशीनरी जो है, वो जो असेट है, वो असेट आप 8 इयर्स तक सेल नहीं कर सकते। 8 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, एंड ऑफ द ईयर, 8 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच असेट वाज एक्वायर्ड। तो जो असेट आपने एक्वायर्ड की और वो सही पर्पस जो बोला था पर्पस उसके लिए, वो असेट आपने एक्वायर की, तो जिस ईयर में आपने एक्वायर किया उस ईयर के एंड से 8 इयर्स तक उसको आप बेच नहीं सकते। अगर आप 8 इयर्स में आप उस असेट को बेच देते हो तो उस पर बेचोगे तो कैपिटल गेन वगैरह होगा, वो तो होगा ही होगा। जिस ईयर में आप सेल करोगे, जो पहले आपने डिडक्शन लिया था 33AB में करके, ठीक है, या 33ABA में, वो वापस से आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो वो पैसा आप विड्रॉ कर लेते हो, आप जो है वो पैसा आप क्या कर लेते हो, विड्रॉ कर लेते हो 33AB वाला, तो 33AB ये बोलती है कि अगर आपने क्लोजर ऑफ बिजनेस क्लोज हो गया तब आपने विड्रॉ किया, या डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म है तब आपने विड्रॉ किया, तो उस केस में वो टैक्सेबल होगा। लेकिन किसी एसएससी की डेथ के टाइम पे विड्रॉ होता है, या पार्टीशन ऑफ एचयूएफ के टाइम पे विड्रॉ होता है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के टाइम पे विड्रॉ होता है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो देखो, टी कॉफी रबर जो भी है उसमें नाबार्ड में जो पैसा डाला था वो विड्रॉ करते हो, अगर क्लोजर ऑफ बिजनेस एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ये आपके हाथ में होता है और उस टाइम पे अगर आप विड्रॉ करते हो देन इट विल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट सेक्शन इज 35 इज रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च। अब एक बात समझना, साइंटिफिक रिसर्च पे आप जो खर्चा करते हो तो उस केस में आपको डिडक्शन कैसे मिलेगा? मेरी तरफ देखो, आप उसको बुक में देखने की जरूरत नहीं, एक बार मेरी तरफ देखो। देखो 2 पार्ट। सबसे पहला, रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस चल रहा है और बिजनेस में आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, एक काम करते हैं अपन, इस पार्ट को अपन सेक्शन 35 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आपका पार्ट 1 इज इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च का मतलब होता है सेल्फ स्पेंडिंग, मींस आप अपने बिजनेस के लिए रिलेटेड रिसर्च कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, तो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च करते हो तो उसमें 2 पार्ट। सबसे पहला, रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस में बिजनेस भी चल रहा है, रिसर्च भी चल रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे 100% डिडक्शन मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, लैंड को छोड़ के बाकी पे 100% डिडक्शन मिलेगा। अब एक बात समझना, मैंने क्या बोला, रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, रेवेन्यू पे 100%, कैपिटल पे, लैंड को छोड़ के बाकी पे 100%। बट रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, तो क्या उस पे भी डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस। बिजनेस कमेंस करने से पहले कोई रिसर्च का खर्चा करोगे उस पे भी डिडक्शन मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 3 इयर्स बिफोर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, जिस डेट को आपने बिजनेस कमेंस किया उसके पिछले के मैक्सिमम 3 इयर्स का डिडक्शन है, 3 इयर्स के खर्चों का डिडक्शन मिलेगा। और उसमें भी एक चीज ध्यान रखना, रेवेन्यू में सिर्फ मटेरियल और सैलरी पे 100% डिडक्शन मिलेगा, बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होंगे। तो देखो, बिजनेस कमेंस से पहले आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चा किया तो रेवेन्यू में मटेरियल एंड सैलरी में
भी परक्यूजिट को छोड़ के उस पे आपको 100% डिडक्शन मिलेगा, और कैपिटल में बेटा लैंड को छोड़ के बाकी पे आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आप जो रिसर्च करते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस में, बिजनेस भी चल रहा है, रिसर्च भी कर रहे हो, लेकिन अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, पहला अगर एसएससी कंपनी है, दूसरा उसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस है एंड रिसर्च अप्रूव्ड है। मैंने क्या बोला, अगर एसएससी है, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है या बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में है, कंपनी है एंड रिसर्च अप्रूव्ड है, तो उस केस में आपको जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा ना, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस पर आपको 100% की जगह 150% डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के, लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के, अब एक बात बताओ, लैंड पे तो ऐसे भी आपको डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा, जो पहले बात की थी उसके हिसाब से। तो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, देखो दो पार्ट, एक रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, एक बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर मैं बिफोर की बात करूं तो बिफोर में ऐसे याद रखो कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो भी आपका रिसर्च का खर्चा है उसका आपको डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 3 इयर्स बिफोर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में सिर्फ मटेरियल एंड सैलरी का डिडक्शन मिलेगा, सैलरी एक्सक्लूड परक्यूजेट 100% डिडक्शन, बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन कैपिटल में लैंड को छोड़ के बाकी पे 100% डिडक्शन मिलेगा। अब एक चीज समझना, रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस भी चल रहा है, रिसर्च भी कर रहे हो, डिडक्शन मिलेगा रेवेन्यू पे 100%, कैपिटल में लैंड को छोड़ के बाकी पे 100%। लेकिन अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, कौन कौन सी, सबसे पहला एसएससी कंपनी होनी चाहिए, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होना चाहिए या बायोटेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शेड्यूल 11 के आइटम्स को छोड़ के, 11 शेड्यूल के आइटम है उसको छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस, या फिर उसके साथ साथ में रिसर्च अप्रूव्ड होता है, तो ऑल रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको 150% डिडक्शन मिल जाएगा, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। देखो लैंड पे तो ऐसे भी डिडक्शन नहीं मिलता, बट बिल्डिंग पे आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा ड्यू टू सेक्शन 3514 की वजह से। अब एक बात समझना, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज द कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर। आप अगर किसी आउटसाइडर को डोनेशन देते हो तो भी क्या आपको डिडक्शन मिलेगा 35 में? आंसर इज यस। सबसे पहले आपको यह देखना है डोनेशन किसको दे रहे हो। अगर आप डोनेशन देते हो टू अप्रूव्ड राहुल आईसीयू को, टू अप्रूव्ड राहुल आईसीयू, राहुल आईसीयू का मतलब क्या था, राहुल का मतलब रिसर्च एसोसिएशन, आई का मतलब इंस्टीट्यूट, सी का मतलब कॉलेज और यू का मतलब यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने अप्रूव्ड राहुल आईसीयू को डोनेशन दिया साइंटिफिक रिसर्च के लिए, डिडक्शन मिलेगा 150%, सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दिया, डिडक्शन मिलेगा 100%। अगर आपने आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को आपने डोनेशन दिया साइंटिफिक रिसर्च के लिए, डिडक्शन मिलेगा 150%, और किसी इंडियन कंपनी को जो कि अप्रूव्ड है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंगेज्ड है, उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने डोनेशन दिया, तो आपको 100% की रेट से डिडक्शन है वो मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपने कभी भी असेट खरीदी और उसमें लैंड बिल्डिंग दोनों है, तो आपको लैंड की वैल्यू और बिल्डिंग की वैल्यू को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इन हाउस रिसर्च के केस में लैंड पे डिडक्शन नहीं मिलता, बट बिल्डिंग जो होती है, बिल्डिंग पे आपको डिडक्शन है, वो डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे जो ये पहला वाला पार्ट था ना, राहुल आईसीयू वाला, इसमें एक चीज समझना कि जिस दिन आपने डोनेशन दिया उस दिन वो अप्रूव्ड था, लेकिन उसके बाद में उसकी अप्रूवल विड्रॉ हो गई, तो भी क्या आपको डिडक्शन मिलेगा? यानी आंसर इज यस, आपको डिडक्शन मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना है, जिस दिन आपने डोनेशन दिया उस दिन वो अप्रूव्ड होना चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू सेक्शन 35 एबीवी। टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस अगर आप एक्वायर करते हो तो उस पर जो भी खर्चा करोगे उसका डिडक्शन आपको कैसे मिलेगा? तो उसका डिडक्शन अमोर्टाइज होगा ओवर द लाइफ ऑफ द लाइसेंस, लाइसेंस का जितना लाइफ है उसमें अमोर्टाइज होगा। अब एक और चीज समझना, तो अगर मान लो आप कोई भी टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस एक्वायर करते हो तो उसका जो भी खर्चा है वो अमोर्टाइज कैसे करोगे? 2 पार्ट। सबसे पहले लाइसेंस टेकन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मींस बिजनेस भी चल रहा है, लाइसेंस ले लिया, देन डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम द ईयर इन विच पेमेंट इज मेड टिल द ईयर इन विच लाइसेंस विल एक्सपायर। जिस ईयर में आपने पेमेंट किया उस ईयर से डिडक्शन मिलेगा, और जिस ईयर में आपने का लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है उस ईयर तक डिडक्शन मिलेगा। लेकिन एक चीज समझना, लाइसेंस टेकन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड पेमेंट इज ऑलरेडी मेड, मींस बिजनेस है ही नहीं और आपने लाइसेंस ले लिया और पेमेंट भी कर दिया, देन डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम द ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस टिल द ईयर इन विच लाइसेंस विल एक्सपायर। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो 2 पार्ट, लाइसेंस टेकन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, देन डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम द ईयर ऑफ पेमेंट, पेमेंट वाले ईयर से डिडक्शन मिलेगा टिल द ईयर इन विच लाइसेंस विल एक्सपायर। बट इफ लाइसेंस टेकन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड पेमेंट इज ऑलरेडी मेड, देन डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम द ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस टिल द ईयर इन विच लाइसेंस विल एक्सपायर। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। यहां पे ध्यान रखना, अगर मिड ऑफ द ईयर लाइसेंस लिया और पेमेंट किया तो यहां पे 10 ईयर्स की जगह 11 ईयर्स हो जाता था, ऐसा मैंने आपको वहां पे बताया था, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। अब एक चीज समझना, लाइसेंस को जब आप सेल करते हो तो उस केस में क्या होगा, तो सेल करने के
केस में सेम जैसे टर्मिनल डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग चार्ज वाला जो पार्ट था वैसा का वैसा यहां पे भी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज 35 एबीए। एबीए क्या बोलती है कि अगर आपने स्पेक्ट्रम लिया, देखो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस लिया तो 35 एबीबी लगेगा, बट अगर आपने मान लो स्पेक्ट्रम लिया जो नेट का सर्विस 4G 5G वाले अगर स्पेक्ट्रम लिए तो उस केस में 35 एबीए सेक्शन लगेगी। और 35 एबीए ये बोलती है कि भैया जो प्रोविजन 35 एबीबी में थे वैसे के वैसे प्रोविजन 35 एबीए में भी रहेंगे। एक और चीज समझना, जब आपको यहां टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस या स्पेक्ट्रम है उस पे ये स्पेसिफिक डिडक्शन का मेथड दे रखा है अमोर्टाइजेशन का, तो क्या आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? आंसर इज नो, आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। जब आपको स्पेसिफिक तरीके से अमोर्टाइजेशन दे रखा है तो आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 35 सीसीसी। 35 CCC and 35 CCD. CCC is related to the agriculture extension project. CCD is related to the skill development project. तो अगर आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे खर्चा करते हो आपको डिडक्शन मिलेगा 150% ऑन ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड स्किल डेवलपमेंट पे अगर आप खर्चा करते हो तो 35 CCD में आपको डिडक्शन मिलेगा 150% ऑन ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। 150% डिडक्शन मिलेगा। लेकिन एक चीज समझना, यहाँ 35 CCC जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है वो ऑल एसएससी के लिए है, लेकिन 35 CCD जो है वो CCD जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ आपका किसके कंपनीज के लिए है। तो देखो मैं दो सेक्शन में बोलूं 35 CCC और CCD, पहला एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, दूसरा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दोनों में 150% डिडक्शन ऑन ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के दोनों में एक्सेप्शन है लैंड एंड बिल्डिंग, ये ध्यान रखना। अब एक और चीज समझना बेटा, दोनों में 150% है, वो 150% का आपको डिडक्शन है, वो डिडक्शन आपको मिल जाएगा। इन फ्यूचर अगले साल से ये 100% हो जाएगा, बट अभी तक आपके लिए 150% डिडक्शन है। एक और चीज ध्यान रखना, पहली वाली जो सेक्शन है वो ऑल एसएससी के लिए, दूसरी वाली सेक्शन है वो सिर्फ कंपनीज के लिए है। नेक्स्ट सेक्शन इज 35D इज अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? जब आप बिजनेस कमेंस करते हो, बिजनेस का एक्सटेंशन करते हो या नया यूनिट सेटअप करते हो, उस टाइम जो खर्चे करते हो दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई, मार्केट सर्वे करवाया, इंजीनियरिंग सर्विस, एमओए एओ का ड्राफ्टिंग का प्रिंटिंग का खर्चा है, लीगल चार्जेस है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द शेयर एंड डिवेंचर इशू से एक्सपेंडिचर है, या और भी कोई खर्चा है वो नोटिफाइड करती है सीबीडीटी, वो तुम्हारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आएगा। एक और चीज समझना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब वो खर्चा आपने किया या तो बिजनेस को कमेंस करते टाइम, या बिजनेस का एक्सटेंशन करते टाइम, या नया यूनिट सेटअप करते टाइम। एक चीज ध्यान रखना, ये 3 टाइम पे किया है तो ही वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माना जाएगा। एक बात बताओ, आपने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए शेयर इशू किया तो उस टाइम पे जो भी खर्चा हुआ क्या वो प्रिलिमिनरी होगा? आंसर इज नो, क्योंकि यहां पे ना तो कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ना एक्सटेंशन हो रहा है, ना नया यूनिट सेटअप हो रहा है। अब एक और चीज समझना, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसका डिडक्शन आपको किसको मिलेगा? पहली चीज तो मैं बता दूं, सिर्फ रेजिडेंट एसएससी को मिलेगा, नॉन रेजिडेंट को डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ रेजिडेंट एसएससी को मिलेगा। और डिडक्शन कितना मिलेगा पता है? जितना आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट व्हिचएवर इज लोअर, whatever preliminary expenses and 5% of cost of project whichever is lower है उतने का आपको डिडक्शन मिलेगा। और जो भी preliminary expenses का डिडक्शन है वो एक साथ में नहीं मिलेगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, 5 इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर इंडियन कंपनी है तो यहाँ पे 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की जगह आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले सकते हो। अगर इंडियन कंपनी है तो यहां पे 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की जगह आप कैपिटल एम्प्लॉयड ले सकते हो। तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड, तो भाई सीधी सी बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड में से जो ज्यादा रहेगा उसका अपन 5% और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस व्हिचएवर इज लोअर आएगा वो अपन लेंगे, और वो भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउ है, वो अलाउ हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, सर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? कि जो भी आपने नया बिजनेस चालू किया है या आपके बिजनेस का जो एक्सटेंशन किया है, नया यूनिट सेटअप किया, उसके फिक्स एसेट में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, फिक्स एसेट में जितना पैसा लगा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड में ध्यान रखना, जो भी तुम्हारा शेयर कैपिटल है प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वही तुम्हारे यहां कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा। एक चीज ध्यान रखना, रिजर्व एंड सरप्लस या सिक्योरिटी प्रीमियम है वो तुम्हारे कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आएगा। एक बर्जर पेंट्स का केस लॉ भी है और उसमें बोला है कि सिक्योरिटी प्रीमियम है वो कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आता है। अगर मान लो यहां पे जब आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन लेते हो तो पहले साल आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। उसके बाद सेक्शन 35 डीडी इज रिलेटेड टू अमलगमेशन एंड डीमर्जर एक्सपेंसेस। अमलगमेशन डीमर्जर एक्सपेंसेस करते हो तो उसका 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन ये डिडक्शन सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलता है। अब एक और चीज समझना, ये डिडक्शन सिर्फ उसी को मिलता है जो खर्चा करता है। ये डिडक्शन सिर्फ उसी को मिलता है जो खर्चा करता है। जैसे अमलगमेटिंग कंपनी ने किया तो अमलगमेटिंग कंपनी को, अमलगमेटेड कंपनी ने किया तो अमलगमेटेड कंपनी को, डीमर्ज कंपनी ने किया तो डीमर्ज कंपनी को, रिजल्टिंग कंपनी ने किया तो रिजल्टिंग कंपनी को। अब एक चीज
चीज समझना, यहां पे अमलगमेशन के केस में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अमलगमेशन डीमर्जर एक्सपेंडिचर, अमलगमेशन के केस में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि नई कंपनी को खर्चा करना चाहिए जिसके 5 इंस्टॉलमेंट मिल जाए, क्योंकि पुरानी कंपनी ने खर्चा किया तो एक इंस्टॉलमेंट तो ले लेंगे लेकिन 4 इंस्टॉलमेंट है वो लैप्स हो जाएगी। इसके लिए अमलगमेशन के केस में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि नई कंपनी है उसी को खर्चा करना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन इज 35 डीडीए। 35 डीडीए इज रिलेटेड टू वीआरएस का खर्चा। वीआरएस के खर्चे का डिडक्शन ऑल एसएससी को मिलता है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन है वो मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे हमने जो 3 सेक्शन पढ़ी उसमें सबसे पहला जो 35D वाला है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर मान लो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी ने किया और वहां पे अमलगमेशन डीमर्जर हो गया तो बेटा रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट जब 5 इंस्टॉलमेंट में से जैसे 2 इंस्टॉलमेंट डिडक्शन ले लिया था, तीसरे साल अमलगमेशन हो गया तो रिमेनिंग 3 इंस्टॉलमेंट है वो अमलगमेशन डीमर्जर के केस में न्यू कंपनी को मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, वीआरएस के केस में जो 35 डीडीए सेक्शन है, 35 डीडीए के केस में भी, वीआरएस के केस में भी अगर अमलगमेशन डीमर्जर या सक्सेशन होता है, यहां वीआरएस के केस में सक्सेशन भी बोला हुआ है। सक्सेशन मींस कंपनी से मतलब जो छोटी कंपनी से क्या या एलएलपी बन जाती है या प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म से कंपनी बन जाती है, तो उस केस में जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है उसका नए पर्सन को डिडक्शन है वो डिडक्शन मिल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस